अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज भी शो उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सवाल वही है, जवाब आप देंगे और ताज़ा तरीन सूरत-हाल से मुतल्लिक भी आगाही फ़राहम कीजिएगा कि अब आप जो ये काफ़िला है, जो सवाबी से रवां-दवां है, जिसमें बुशरा बीबी भी सर-ए-फ़हरिस्त है, ठीक है? और उनकी जानिब से आज कहा गया कि आखिरी साँस तक खान के साथ खड़ी रहूँगी। आप तमाम तर सूरत-हाल को कैसे सम अप करेंगे? अब तक जितनी-जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, बुशरा बीबी तो अडयाला का ऐलान कर रही हैं। बुशरा बीबी तो कह रही हैं खान को रिहा कराना है और अडयाला चलो। पार्टी जो है वो इस्लामाबाद डी चौक की बात कर रही है। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अडयाला जाना है या इस्लामाबाद जाना है, डी चौक जाना है। मेरी राय में ना अडयाला जाएँगे, ना डी चौक जाएँगे। ये कहीं इस्लामाबाद से बाहर बैठ जाएँगे। मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद के अंदर इ इस होकर डी चौक जाएँगे। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तब मिनिस्टर एन्क्लेव में हुकूमत के और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर और असद कैसर वग़ैरह मौजूद हैं और दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी और सरदार यासर अख्तर हैं। हुकूमत उन्हें कह रही है कि बेलारूस के सदर मौजूद हैं, आप डी चौक ना आएँ और कहीं बाहर बैठ जाएँ संजानी वग़ैरह। और अगर आप आएँगे तो ये गलत होगा क्योंकि एक बैरून मुल्क से एक सदर यहाँ मौजूद है, ऐसे में आपका आना दुरुस्त नहीं है। आज सुबह बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ भी जो इमरान खान को मिले, वहाँ भी यही था कि आप डी चौक ना आएँ, तो क्योंकि एक गैर मुल्की मेहमान 3 दिन के लिए यहाँ मौजूद है, वो आज आए हैं और उन्हें 3 दिन रहना है। इसका मतलब 3 दिन तो पीटीआई डी चौक ना आए। तो 3 दिन पीटीआई क्या करे अगर डी चौक ना आए? तो हुँ। सड़कों पे मौजूद है, इस्लामाबाद के करीब है। 3 दिन बाहर कहीं बैठना पड़ेगा ना अगर डी चौक नहीं आना तो। और अगर अडयाला नहीं जाना और डी चौक आना है तो 3 दिन बाहर बैठना है। बाहर कहाँ बैठना है? बाहर किसी स्पेस पर बैठने की बात की जा रही है जो डी चौक से दूर है। अब क्या ज़्यादा इम्कानात तो ये हैं कि हुकूमत और आप पीटीआई के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा एक थर्ड प्लेस का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी दबाव डाल रही है। आज सुबह बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर इसीलिए इमरान खान को मिले थे, लेकिन खान नहीं माने। खान ने कहा कि इनका मसला है, हमें डी चौक आना है। अब क्या खान के ना मानने के बाद, क्योंकि अगर खान सुबह ही मान जाते तो सुबह ही ऐलान हो जाता कि हम डी चौक नहीं आ रहे, जी। बाहर कहीं करेंगे। खान तो नहीं माने। अब क्या जमात खान को वायलेट कर लेगी और वो तहरीक इंसाफ अपने तौर पे फैसला कर लेगी कि हम बाहर रुकेंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन रुकना बहुत खतरनाक है। 3 दिन रुकने के 2 फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये हो सकता है कि और लोग आ जाएँ, लेकिन पीछे कंटेनर दोबारा खड़े कर दिए जाएँगे। तो सर वसाइल की दस्तयाबी से मुतल्लिक क्या डिटेल्स हैं? अगर ये शहर से बाहर चले जाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं संजानी पुल पर बैठ जाते हैं या कहीं और बैठ जाते हैं, तो क्या हुकूमत इनकी कहीं न कहीं थोड़ी-सी मदद करेगी? नहीं, मदद तो नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत अटक से रास्ते फिर बंद कर देगी कि और लोग ना आ सकें। आप बात समझे ना, ये पीछे से जी। और कुमक को नहीं आने दिया जाएगा। और इनको वहाँ बिठाकर 3 दिन ना खाने-पीने का एक मसला होगा, बाथरूम का मसला होगा, 3 वक़्त के खाने का मसला होगा, सप्लाई लाइन का मसला होगा। नतीजतन हुकूमत की कोशिश होगी कि इन 3 दिनों में इनकी तादाद को और कम किया जाए और जो जाना चाहे उसे जाने दिया जाए, लेकिन नया और किसी को आने ना दिया जाए। इसलिए वो किसी जगह बैठना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे तो वो पिंजरे में कैद हो जाएँगे। अगर किसी जगह बैठने का मान लेते हैं और पीटीआई को पता है कि अगर वो इस वक़्त कहीं बैठ गए तो उस जगह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब वो उनको वहाँ पर रोक लिया जाएगा। तो इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आज की रात बहुत मुश्किल फैसलों की रात है। अगर वो डी चौक आने का फैसला करते हैं, तो फिर रियासत जो है ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करेगी। इसीलिए रेंजर्स 26 नंबर चुंगी वगैरह पे किए हैं। रियासत ने अभी तक ताकत नहीं इस्तेमाल की, रियासत के जानी नुकसान हुआ है, पुलिस वाले मरे हैं, पुलिस वालों को गोलियाँ लगी हैं, लेकिन जवाब में गोली नहीं चलाई गई। लेकिन अगर ये डी चौक आने का करेंगे, तो फिर रियासत भी गोली चलाने पर मजबूर हो जाएगी, फिर लाशें गिर जाएँगी।
क्योंकि रियासत इनको डी चौक नहीं आने दे सकती क्योंकि बेलारूस के सदर मौजूद हैं। तो उनको रोकने के लिए फिर इनको बताया गया है कि फिर हम आखिरी हद तक जाएँगे, फिर आपका जो नुकसान होता है हो जाए, फिर जो होता है हो जाए। फिर रियासत में एक फॉरेन डिग्निटरी गैर मुल्की सदर मौजूद हैं, उनके लिए वहाँ मौन है। तो मेरे ख़्याल में ये जो डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के फैसले हैं, आज मुज़ाकरात के, ये तहरीक-ए-इंसाफ के मुस्तकबिल का भी फैसला करेंगे। अगर ये कहीं बैठ गए तो फिर इनका धरना डूब गया, फिर ये दोबारा हुँ, आगे आने की पोज़ीशन में नहीं होंगे। और अगर ये ना बैठे, तो फिर रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी। लिहाज़ा कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ बंद गली में आ गई है, क्योंकि ये सिर्फ़ केपी का शो है। पंजाब से कोई शरीक नहीं, सिंध से कोई शरीक नहीं, बलूचिस्तान से कोई शरीक नहीं, इस्लामाबाद 2 दिन में कोई आया नहीं, इस्लामाबाद से निकल के पिंडी भी कोई नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये तहरीक-ए-इंसाफ केपी के लिए अब एक आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लग रहा है कि वो एक बंद गली में पहुँच रहे हैं। लोगों का ख़्याल है कि वो बहुत कामयाब हो गए हैं। वो अटक क्रॉस कर रहा है, वो फलाँ जी छब कट्टी पहाड़ी क्रॉस कर रहा है, तो वो बड़े जीत रहे हैं। लेकिन जीत तो वही है जो आखिरी जीत हो। अगर तो वो जी, डी चौक पहुँचकर कुछ दिन अपने अहदाफ हासिल करते हैं तो ही जीते ना। अगर वो अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सकते और अहदाफ हासिल करने से पहले उनकी धरने की मौत हो जाती है या नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर पीटीआई को बतौर सियासी जमात भी नुकसान हो जाता है, तो फिर जीत किसकी होगी? आज 9 मई किसकी जीत है? उस दिन तो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि हमने कोर कमांडर के घर को रैनसैक कर दिया। पर आज देखा जाए तो उस तनाज़े में फ़ौज जीती या तहरीक-ए-इंसाफ जीती। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की खान साहब से अडयाला में, तो एक मुलाकात होगी, उसकी अंदरूनी कहानी आप ज़रा बताइएगा? क्या आगे भी कोई मुलाकात होगी? और क्या कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अब अगला लाएअमल क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं तो उनके ज़हन में कुछ चल ही रहा है ना, जो वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए, कहा तो यही जा रहा है, उसके अंदर की कहानी यही है कि बेलारूस के सदर हैं, लिहाज़ा डी चौक ना आएँ। रेड ज़ोन के अंदर ना आएँ, इस्लामाबाद ना आएँ, क्योंकि बेलारूस के सदर मौजूद हैं 3 दिन के लिए। तो आप 3 दिन इस्लामाबाद से बाहर रहें। इमरान खान ने ये बात नहीं मानी है। अब डिप्लोमैटिक एन्क्लेव में तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के साथ बातचीत हो रही है, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर वग़ैरह के साथ। अगर वो मान जाएँ तो इस्लामाबाद से बाहर संजानी या किसी और मुकाम पर उनको बैठने की इजाज़त दी जाएगी। वहाँ वो बैठ जाएँ और फिर वहाँ 3 दिन वो बैठे रहें, 3 दिन के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। इस 3 दिन में हुकूमत को भी दोबारा रुकावटें खड़ी करने का मौका मिल जाएगा और इस 3 दिन में ये भी हो सकता है तहरीक-ए-इंसाफ वाले थक जाएँ। तो मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ अगर 3 दिन के लिए कहीं बैठने का वादा करती है या मान जाती है, तो ये धरना अपनी सियासी मौत मर जाएगा। और अगर वो नहीं बैठते और आगे आने का फैसला करते हैं, तो फिर रियासत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी। अभी तक रियासत ने गोली नहीं चलाई, अभी तक रियासत ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ आंसू गैस की शेलिंग की है। लेकिन अगर वो अब आगे आने का फैसला करते हैं, तो फिर रियासत को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में बेलारूस के सदर मौजूद हैं। यानी आप इस बात को इस बात पर सम अप करेंगे कि दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, वो एक बंद गली में फँस गए हैं और इस वक़्त हुकूमत ने उन दोनों ऑप्शन जो हुकूमत उनको दे रही है, दोनों में तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी मौत है। दोनों में धरने की मौत है, फाइनल कॉल की मौत है। बाहर बैठते हैं तो भी मौत है, अंदर आते हैं तो भी मौत है। मुझे किसी न किसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी बंद गली में नज़र आ रही है, जहाँ जीत के इम्कानात कम और हार के इम्कानात ज़्यादा हैं। आगे बढ़ेंगे और सर बात करेंगे एक बार फिर से आईनी अदालत को लेकर, आईनी बेंचेस के क़याम को लेकर, तो सिंध हाई कोर्ट की तरह सिंध में काफ़ी बड़ी पेशरफ़्त हुई है, अहम पेशरफ़्त है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच बने हैं, ये एक दफ़ा फिर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह की शिकस्त है। और मैं समझता हूँ कि ये आईनी बेंच जो हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक हैं और हुकूमत ने निहायत खुश उसलूबी से सिंध हाई कोर्ट में गैर मुतनाज़ आईनी बेंच बना लिया है और जो इस हवाले से रुकावटें पिछले जुडिशल कमीशन के में थीं, वो रुकावटें दूर हो गई हैं। और अगर तो अब ये इस तरह चारों सूबों में आईनी बेंच बन जाते हैं, तो फिर तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला मुकम्मल तौर पर तय हो गया और हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है।
और मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में ने आज एक कदम और कामयाबी हासिल की जब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बन गए। इस तरह चारों सूबों में बन जाएँगे। जो वहाँ मुतनाज़ जजेस को आगे लाने की कोशिश हो रही थी, वो भी आज नाकाम हो गई है और जो इस सारे अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही थी, वो भी नाकाम हो गई है। पिछली दफ़ा कंसेंसस नहीं हो सका था, लेकिन आज चीफ जस्टिस और सबका कंसेंसस हो के 11-4 से ये बेंचेस बन गए हैं और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो 26वीं आईनी तरमीम है, वो मुकम्मल होती जा रही है। और इसकी मज़ीद तौसीक होगी। तो नाज़रीन, हुँ। ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।